हेलो गाइस। देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इन्वायरमेंटल एक्ट्स एंड पॉलिसीज। जितने भी इंडिया में एक्ट एंड बॉडीज बने हैं जो कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, उन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स के लिए, वो सबको हम आज देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, ये हम पार्ट 1 में देख चुके हैं। तो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, फिर यहाँ पे आइए। उसके बाद है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है बायोडायवर्सिटी एक्ट 1986 का, फॉरेस्ट एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये सब क्या है आज हम इस लेक्चर में समझ जाएंगे। सबसे पहले बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 समझिए। तो इसका सोर्स और आउटकम जो है ये है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी, जो बेसिकली जो 1992 में रियो और सबमिट हुआ था, उसी से आउटकम निकल के आता है इंडिया में बायोडायवर्सिटी एक्ट। तो इसका ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी हमारे पास बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट किया जाए। इसका कंजर्वेशन किया जाए। इसका क्या किया जाए? कंजर्वेशन किया जाए। सेकेंड नंबर पे आप इसका बात करते हैं तो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज है। सस्टेनेबल यूज है ताकि हमारे इन्वायरमेंट को कुछ भी डैमेज ना हो। उसके बाद है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। फेयर एंड इक्विटेबल इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। बेसिकली ये किसके बारे में बात हो रहा है? तो जेनेटिक रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी के बारे में। मान लीजिए कि कोई जेनेटिक रिसोर्सेज है, कोई टेक्नोलॉजी है जो केवल यूएसए के पास है, यूएसए रिसर्च करके बनाया है। लेकिन केवल यूएसए जब इसका लाभ उठाएगा तो उसी तक ये जो इन्वायरमेंट है, केवल वहीं तक कुछ ना कुछ प्रोटेक्ट होगा। लेकिन जब हम आप इसका रिसोर्सेज पूरा वर्ल्ड लेवल पे फैला देते हैं, तो क्या होगा? पूरा वर्ल्ड लेवल पे इन्वायरमेंट का जो पॉल्यूशन हो रहा है, डैमेज हो रहा है, उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। अब देखिए, ये जो बॉडी है बायोडायवर्सिटी एक्ट, बेसिकली स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये आप याद रखिएगा, स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी बेसिकली वो बॉडी होता है जो एक्ट द्वारा बनाया जाता है। अब ये 3 टियर स्ट्रक्चर है। 3 टियर स्ट्रक्चर का मतलब ये सेंट्रल लेवल पे भी है, स्टेट लेवल पे भी है और लोकल लेवल पे है। लोकल यानी कि विलेज लेवल पे, विलेज या ब्लॉक लेवल पे। अब देखिए, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी अथॉरिटी जो है, एनबीए, ये सेंट्रल लेवल पे है। स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड जो है, बोर्ड्स देखिए, यहाँ पे अथॉरिटी है, यहाँ पे बोर्ड्स है, ये स्टेट लेवल पे है। बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कम्युनिटी, ये लोकल लेवल यानी कि ब्लॉक या विलेज लेवल पे है। इतना आप पहले याद रखिए। अब जो समझने की बात है ये यहाँ पे आइए, कि अगर मान लीजिए कि कहीं भी आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा, किसी भी गाइडलाइंस को अगर फॉलो करना होगा, तो सबसे पहले तो आपको लोकल लेवल पे जाना होगा, क्योंकि यहीं से कहीं ना कहीं विलेज से ही स्टार्ट होता है कोई भी प्रोजेक्ट। क्योंकि मेनली जो बात हो रहा है ये फॉरेस्ट की बात हो रहा है, तो फॉरेस्ट तो लगभग लगभग विलेज में ही मिलेगा। अर्बन एरिया में तो ज्यादा नहीं मिलेगा, तो विलेज में या ब्लॉक लेवल पे जाना पड़ेगा। तो सबसे क्या होगा? प्रायर नीड लेना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं इस लेवल पे। तो अब इसके बाद देखिए, ये है कि हम अगर कोई भी चीज प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई कुछ भी अगर फॉरेस्ट एरिया में, कंजर्वेशन वाला एरिया में कुछ भी अगर करते हैं, तो सबसे पहले हमको एनबीए से अप्रूवल लेना पड़ेगा, वो भी प्रायर अप्रूवल। ऐसा नहीं है कि हम पहले प्रोजेक्ट बना लिया और फिर जाके एनबीए को दिखाते हैं। ऐसा नहीं, पहले प्रायर अप्रूवल आपको एनबीए से लेना होगा। उसके बाद ही आप कोई प्रोजेक्ट या कोई वर्क उस स्पेस में कर सकते हैं। उसके विदाउट परमिशन आप कुछ भी नहीं कर सकते वहां पे उस एरिया में। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि वो अप्रूवल नहीं दिया और हम जबरदस्ती क्या किए, उस एरिया में घुस गए और कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कर दिए जो हमारे एनवायरमेंट को डैमेज करे, तो उसके लिए कॉग्निजेबल ऑफेंसेज है। और सेकेंड है नॉन बेलेबल, आपको बेल भी नहीं मिलेगा और बिना वारंट के गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। अब देखिए, उसके बाद है कि जो पुलिस ऑफिसर है वो बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन से वो वहां पे जाके चेक कर सकता है। तो यहाँ पे हम लिख ही देते हैं, a police officer can investigate without without magistrate magistrate permissions, विदाउट मजिस्ट्रेट परमिशन। तो बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन से पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है? वहां पे इन्वेस्टिगेट जाके कर सकता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसको पढ़िए सबसे पहले, ये पीआईक्यू में आ चुका है। तो ये बात करता है नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, एनबीए के ऊपर।
अभी हम क्या करें कि अगर कोई भी चीज को आप अप्रूवल लेना होगा, कुछ भी अगर प्रोजेक्ट करते, कुछ भी वर्क करते उस स्पेस में, तो आपको सबसे पहले प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। किससे? प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा एनबीए से। तो देखिए सबसे पहला क्या है, एनबीए चेक द बायोप्राइसी एंड प्रोटेक्ट द इंडिजीनियस ट्रेडिशनल जेनेटिक रिसोर्सेज। तो ये तो सही है कि एनबीए जो है ये प्रोटेक्ट करता है इंडिजीनियस और ट्रेडिशनल जेनेटिक रिसोर्सेज, तो ये तो बिल्कुल सही है, पहला तो सही हो गया। अब देखिए एनबीए डायरेक्टली मॉनिटर्स एंड सुपरियर्स द साइंटिफिक रिसर्च और जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट। अब इसमें थोड़ा अभी इसको चेक करते, पहले थर्ड वाला पढ़िए। एप्लीकेशन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटेड टू जेनेटिक बायोलॉजिकल रिसोर्सेज कैन नॉट बी मेड अप विदाउट अप्रूवल ऑफ एनबीए। देखिए ये भी अभी हम बता दिए कि एनबीए की विदाउट अप्रूवल से जेनेटिक और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का यूज नहीं कर सकते हैं, उसको डैमेज नहीं कर सकते। तो दूसरा और पहला तो बिल्कुल सही है। अब तीसरा पे इसमें बोला गया है रिसर्च ऑन जेनेटिक मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन की बात हो रहा है, मॉडिफिकेशन। अब आप समझिए कि हम एक तरह से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है और दूसरी तरफ से हम जेनेटिक रिसोर्स की बात कर रहे हैं, तो ये इसमें कैसे हो सकता है, एनवायरमेंट इसमें बायोडाइवर्सिटी एक्ट में कैसे हो सकता है? तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये थर्ड गलत हो गया, सॉरी सेकेंड नंबर गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और पहला और तीसरा बिल्कुल सही है, तो आंसर सी हो गया। अब देखिए इसमें याद रखना है कि जेनेटिक रिसोर्सेज जो है, जेनेटिक रिसोर्सेज इसको कौन डिक्लेयर करता है? तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का ये बनाया गया है जेनेटिक रिसोर्सेज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रीजल कमिटी। ये कमिटी बनाई जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रीजल कमिटी, इसके द्वारा ये देखरेख करता है बेसिकली जीएम क्रॉप्स हो गया, बीटी कॉटन हो गया, इसका अप्रूवल जो है ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट और जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रीजल कमिटी द्वारा लिया जाता है, न कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट द्वारा। तो ये ध्यान में रखिएगा। देखिए बायोडाइवर्सिटी हेरि अब देखिए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, ये जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है इसके सेक्शन 37 के अंतर्गत आता है। ये बेसिकली जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है, ये बेसिकली कोई अगर यूनिक एरिया मिल गया, कोई यूनिक एरिया मिल गया जो इन्वायरमेंट को बहुत अच्छा कुछ हद तक काफी यूनिक लग रहा है, तो उस जगह को क्या करता है इस साइट के अंदर डाल दिया जाता है। ये सेक्शन याद रखिएगा, सेक्शन 37 और बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत ये शामिल है। अब देखिए यह यूनिक हो गया, इकोलॉजिकल फ्रेजाइल इकोसिस्टम हो गया, टेरेस्ट्रियल, यानी कि कोई ना कोई स्पेसिफिक कुछ ना कुछ यहाँ पे मिल जाए इन्वायरमेंट की दृष्टि से, उसको ये हेरिटेज साइट घोषित कर दिया जाता है। देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, ये क्या है? ये बेसिकली ट्रिब्यूनल है, बेसिकली ये कोर्ट है। कोर्ट किसके लिए है? इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए। नेचर और फॉरेस्ट का, नेचर एंड फॉरेस्ट को कंजर्व करता है ये। कोई भी आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड केस मिलता है तो आप एनजीटी में डायरेक्ट जाइए और वहां पे केस दर्ज कराइए, एनजीटी उसको 6 मंथ के अंदर उसको रिजॉल्व करेगा, सॉल्व करेगा। इसीलिए बनाया गया है कि इन्वायरमेंट को फास्ट प्रोसेस से वर्क किया जाए, इन्वायरमेंट में अगर कोई भी दिक्कत आ रहा है तो उसको 6 मंथ के अंदर वहां पे रिजॉल्व किया जाए। बेसिकली कहीं कहीं क्या होता है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट अप्रूवल दे देता है कि ये प्रोजेक्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन वहां पे एनजीटी में कोई केस गया, कोई वहां का लोकल लेवल पे, वहां का लोकल कम्युनिटी क्या किया, एनजीटी में जाके केस किया, तो एनजीटी उसको अलग लेवल से देखेगा, अपना हिसाब से बहुत ही सोच समझ के वहां पे जाके देखेगा। अब देखिए एनजीटी बेसिकली स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये इसका जो मोटिवेशन है ये आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 में बेसिकली हमारे लाइफ के रिलेटेड है और लाइफ क्या है, हेल्दी इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, तो इसी से रिलेट होकर क्या है आर्टिकल 21। अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है मेंबर्स का, ये 3 ग्रुप में बटा है, एक चेयरपर्सन हो गया, एक जुडिशियल मेंबर हो गया और एक्सपर्ट मेंबर हो गया। चेयरपर्सन जो है उसका वो कौन हो सकता है? जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या सीजे ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सेकेंड हो गया जुडिशियल मेंबर, थर्ड हो गया एक्सपर्ट मेंबर। मैक्सिमम 10 लोग होना चाहिए, मिनिमम भी 10 लोग ही होना चाहिए, यानी कि 10 लोग से ना तो ज्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। इसका जो टेन्यूर है वो 5 साल है, उसका टर्म कितना है? 5 साल।
लेकिन रीअपॉइंट नहीं है। एक बार अगर आप टेन्योर कवर कर लेते या खुद से भी छोड़ देते तो आप रीअपॉइंटमेंट के लिए फिर से वहां पे नहीं जा सकते। अब देखिए अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्या है। नियुक्ति बेसिकली कैसे कैसे होता है। नियुक्ति तो नियुक्ति जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। किसके कंसर्न पे? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसर्न पे। और साथ में सिलेक्शन कमेटी है जो कि नाम रिकमेंड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, लेकिन कंसर्न करना पड़ेगा सीजेआई से, ये भी याद रखिएगा। अब एनजीटी का बेसिकली पावर देखिए, ये जो ज्यूरिडिक्शन है, ट्रिब्यूनल है, इसके पास दो पावर है। देखिए एक तो एप्लीएट ज्यूरिडिक्शन का पावर है और एक ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का पावर है। एप्लीएट समझिए सबसे पहले। एप्लीएट मतलब हो गया कि कोई हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, यहाँ दोनों से रिटायर हो गया, उसके बाद भी आप क्या कर सकते हैं, एनजीटी के पास जा सकते हैं। यही पावर है एप्लीएट ज्यूरिडिक्शन का। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन यानी कि आप ना तो सुप्रीम कोर्ट जाइए ना तो हाई कोर्ट जाइए, आप डायरेक्ट एनजीटी के पास जाइए। ये जो देखिए नॉट बाउंडेड बाय कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर कोर्ट के अंदर ये बाउंड नहीं है, ये आप याद रखिएगा। तो ये बाउंड किसके अंतर्गत है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचर को समझते हुए ये जस्टिस करेगा। री अपील भी कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं। अब हेड क्वार्टर इसका देखिए 5 जगह है, न्यू दिल्ली, पुणे, चेन्नई, भोपाल और कोलकाता। ये बेसिकली याद रखने की जरूरत नहीं है, एक दो बार आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे है एनडीटी हैज मैंडेटरी टू डिस्पोज द केस विद इन 6 मंथ। 6 मंथ के अंदर आपको केस को क्या करेगा? सॉल्व करना होगा, ये मैंडेटरी है। अब एनजीटी के अंदर कौन कौन से ज्यूरिडिक्शन आता है, ये देखिए। वाटर एक्ट आता है, एयर एक्ट आता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आता है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट आता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का आता है, पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट आता है। उसके बाद जो नहीं आता वो आप याद रखिए। देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, ये एनजीटी में शामिल नहीं है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, ये भी शामिल नहीं है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का, ये भी शामिल नहीं है। ये सब शामिल नहीं है एनजीटी के अंतर्गत। इसके बाद है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये बेसिकली देखिए आपको सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से समझ में आएगा ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत होगा, लेकिन ये बना है 1974 में ही बन चुका है। किसके अंदर? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, इसके अंदर ये गठन हुआ है। लेकिन इसको पावर मिला है कहां से? 1981 में जाके इसको पावर और वर्क मिला है। पावर एंड वर्क यहां से मिला है, कहां से? एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 में। गठन तो हो गया 1974 में, लेकिन पावर जाके मिला 1981 में, ये याद रखिएगा। ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, लेकिन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत नहीं आता, ये आप याद रखिएगा। अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आप याद रखिएगा। अब कौन कौन सा देखभाल करता है? एक तो एयर पॉल्यूशन हो गया और एक वाटर पॉल्यूशन हो गया, इस दोनों को कंट्रोल करता है ये। अब फॉरेस्ट एक्ट में ये सबसे इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट करके इसको सब समझिए। देखिए 1927 में एक एक्ट बनाया है, जब इंडिया आजाद भी नहीं हुआ था, ये ब्रिटिश रूल के टाइम के ही है। देखिए इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, ये 3 लेयर में बटा गया है। बेसिकली ये जो कॉन्स्टिट्यूट है, ये दो तो स्टेट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि एरिया फिक्स करना, वहां का रिसोर्सेज यूज करना, वहां पे किसी को अप्रूवल देना, वो किसके द्वारा होगा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें 3 लेयर बटा, देखिए पहला है रिजर्व फॉरेस्ट, सेकेंड है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और थर्ड है विलेज फॉरेस्ट। अब देखिए ये ऊपर का तो दोनों हो गया कि ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ही देख रेख होगा, लेकिन नीचे में जो विलेज फॉरेस्ट है, इसका जो रेगुलेशन होगा, ये विलेज कम्युनिटी द्वारा होगा, ये याद रखिएगा। अगर आप डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन की बात कीजिए तो सबसे पहला है रिजर्व फॉरेस्ट का सबसे फर्स्ट, उसके बाद प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, उसके बाद विलेज फॉरेस्ट। सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रोटेक्शन है, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद विलेज फॉरेस्ट। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 का है। बेसिकली ये पॉलिसी है, कुछ एक्ट उक नहीं है। इसमें जो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है उसके बारे में बात हुआ था। बेसिकली एक सोशल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया था और एक फार्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया था। तो ये केवल इतना याद रखिएगा कि एक सोशल फॉरेस्ट्री को डिफाइन किया इसमें और एक फार्म फॉरेस्ट को डिफाइन किया ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत। अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का समझिए। 1980 में बेसिकली बात हुआ था कि इसका जो अप्रूवल है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही केवल देगा, स्टेट गवर्नमेंट नहीं देगा। बेसिकली इस टाइम पे क्या हुआ था कि स्टेट लिस्ट से फॉरेस्ट बेसिकली पहले स्टेट लिस्ट में था, इसको हटा के क्या किया? कंकरेंट लिस्ट में किया गया। तो उसी टाइम ये एक्ट सब भी आया, तो इसका अप्रूवल मैंडेटरी कर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाना होगा कोई भी आपको प्रायर नीड के लिए
उसके बाद अगर आप कोई प्रोहिबिट करते यानी कि कोई भी पेड़ को काट रहे हैं, तो अगर आप नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज से काट रहे हैं तो ये ऑफेंस यानी कि अपराध की श्रेणी में जा सकते हैं। उसके बाद रिजर्व फॉरेस्ट के जो आता है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। इसका जो देख रेख है वो स्टेट गवर्नमेंट की। इससे पहले भी हम पढ़े थे कि 1927 का एक्ट था ये। अब ये जो रूल और पावर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आ गया। तो अब देखिए 1927 में जो रेगुलेशन था केवल स्टेट गवर्नमेंट था। 1927 दे दिया जाए तो आप स्टेट गवर्नमेंट में आइएगा। 1980 में जब आ जाइएगा तो आप सीधा अप्रूवल जो भी होगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा होगा। रूल्स जितने भी रूल्स पावर जो है वो सेंट्रल के पास है। इसका अपील कहाँ कर सकते हो तो एनजीटी के पास कर सकते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास। डिफिनीशन कुछ खास नहीं है फॉरेस्ट का, क्लियर मेंशन ही नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कुछ नहीं है। बेसिकली ये क्या करता है सुप्रीम कोर्ट जो है ये डिफाइन करता है टाइम टू टाइम कि क्या हमारे फॉरेस्ट में क्या क्या बदलाव है, क्या 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 करना है, वो सब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। अब एक डिक्शनरी लॉन्च हुआ था कब, गोडा बर्मन जब केस हुआ था तो उस टाइम फॉरेस्ट का डिक्शनरी फॉरेस्ट का बेसिकली जो रूल्स है और रेगुलेशन वो लॉन्च किया गया था। तो ये केस याद रखिएगा, गोडा बर्मन केस। अब फॉरेस्ट राइट एक्ट 1906 का देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है इससे क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका और कई बार पूछेगा। फॉरेस्ट राइट एक्ट में देखिए इसका जो मिनिस्ट्री है ट्राइबल अफेयर्स है, सबसे पहले ये याद रखिए। इसका जो कम्युनिटी राइट है ये ट्राइबल द्वारा है, और ओटीएफडी यानी कि अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्यूलर्स, यानी कि 3 जनरेशन से जिसके मम्मी पापा वहां पे रह चुके हैं तो उसको ये राइट्स मिलता है कि वहां पे वो कुछ कुछ मामला में हस्तक्षेप कर सके। पहला तो है कि ट्राइबल के मामले में, और दूसरा अदर ट्राइबल फॉरेस्ट ड्यूलर्स, ये दोनों कर सकता है। अब मैक्सिमम लैंड जो ये ऑन कर सकता है ये कम्युनिटी द्वारा, ये 4 हेक्टेयर से ज्यादा नहीं कर सकता, ये याद रखिएगा। अब इस पे भी पीवाईक्यू आ चुका है सेपरेट इस पे। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर, देखिए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर ऐसा फॉरेस्ट में गिनती किया जाता है, मान लीजिए कि कोई ट्री है, यहाँ पे फल फूल लगा है, तो केवल आप उस फल फूल को तोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पूरा ट्री को उखाड़ दिए फेंक दिए, इस फल को तोड़ सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। जैसे ये गिर गया नीचे गिर गया तो इसका यूज कर सकते हैं। इससे इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं हो रहा, लेकिन इसका यूज हो रहा है, यूज तो हो रहा है, इकोनॉमी में साझेदारी हो रहा है। तो यही माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर के अंतर्गत आता है, कैन एक्सेस नॉन ट्रिम्बल प्लांट्स बेस्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूसर। ऑथोरिटी जो ये भी पूछा जा चुका है, देखिए कितना क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है। ये पूछा जा चुका है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो किसके ऑथोरिटी को, इसका ऑथोरिटी कौन है, तो याद रखिएगा ग्राम सभा इसका ऑथोरिटी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ग्राम सभा। अब यहाँ पे क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ये समझ। अब देखिए क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट 2013 में भी पूछा जा चुका है, 2018 में भी पूछा जा चुका है। तो ये बेसिकली ये किसके अंतर्गत आता है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में जो बना है उसी के अंतर्गत आता है, इससे पहले जो पढ़े हैं। ये बेसिकली वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन पे फोकस करता है। ये भी जो नोडल मिनिस्ट्री है ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट में कौन था, ट्राइबल अफेयर्स, तो इसका भी वही है। ये एक्ट भी बना है फॉरेस्ट राइट एक्ट के द्वारा। इसका भी जो अथॉरिटी है इनिशियल लेवल पे ये है ग्राम सभा। ये बेसिकली जो बनाया जाता है ये सेंचुरीज और नेशनल पार्क के इनसाइड बनाया, जैसे कि ये नेशनल पार्क है तो इसके अंदर क्या बनाएगा, CWH क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। जैसे ये नेशनल ये हो गया सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके अंदर बनाएगा क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। तो ये बात है, आप इसको याद रख लीजिएगा पूरा अच्छे से।